हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉली हिस्ट्री में। इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के विस्तार और हर्यंक वंश के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में जाना था। ये महाजनपद आपस में युद्ध करते रहते थे और एक दूसरे को हड़पने में लगे रहते थे। लेकिन इन सब महाजनपदों में से केवल 4 ही ऐसे महाजनपद थे जो बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे। पहला था ये मगध, दूसरा था वज्जी, तीसरा था कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसने हम लोगों ने पहले ही देखा कि इसने काशी को भी जीत लिया था। बाद में इसने वत्स को भी जीत लिया। और चौथा जो था ये अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। मगध ने सबसे पहले इस अंग को जीता जिसकी राजधानी थी चंपा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसने धीरे धीरे एक एक करके सारे महाजनपद को जीत लिया। जो सबसे शक्तिशाली था, जो वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, इसको भी इसने जीत लिया। तो मगध के पूर्वज के बारे में पता हमें चलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कहा गया है कि पहले इस क्षेत्र में किकात जनजाति रहती थी और आर्यों और किकात जनजाति के बीच बहुत मतलब समझिए कि टकराव रहता था दोनों के बीच। किकात जनजाति जो थी वो आर्य नहीं थी और जो किकान जनजाति थी उसके राजा थे प्रमगंध। इन लोग के बीच मतलब हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहता था, हमेशा युद्ध होता रहता था। और लेकिन किकात जनजाति जो थी वो युद्ध और कौशल में बहुत माहिर थी। बहुत सारे हिस्टोरियन और जितने भी विद्वान हुए ये सब, इन लोगों का मानना है कि बाद में ये जो किकात जनजाति का जो क्षेत्र है उसको ही बाद में मगध शब्द का इस्तेमाल किया गया इस क्षेत्र के लिए। जो पहले सबसे पहले जो मगध जो शब्द है उसका जो वर्णन है वो सबसे पहले मिलता है हमें अथर्ववेद में। और महाभारत के अनुसार हम जानते हैं कि इसके सबसे पहले राजा बृहद्रथ को कहा गया है और बृहद्रथ का ही पुत्र था जरासंध। मगध की अपनी संस्कृति और आस्था प्रणाली थी जो अन्य धर्मों से पहले की थी। और मगध की संस्कृति का महत्व इस बात से देखा जा सकता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ने इसकी कुछ विशेषताओं को अपनाया, जैसे कि पुनर्जन्म और कर्म के अनुसार फल। और मगध साम्राज्य ने भारत में 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य में हम देखेंगे कि 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर 3 राजवंश ने शासन किया। सबसे पहला था हर्यंक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और उसका शासनकाल जो रहा 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यंक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश जिसके शिशुनाग ही खुद संस्थापक थे। इन्होंने 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंदा जिन्होंने 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वीडियो में हम लोग हर्यंक वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा हर्यंक वंश का। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी जिसको राजगिरी भी कहते थे। और इसके संस्थापक बिंबिसार थे। अब बिंबिसार को सेरेनिया भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास स्टैंडिंग आर्मी था, यानी कि स्थायी सेना था इसके सबसे पहले बार। और कहा जाता है कि ये मगध साम्राज्य था जिसने सबसे पहले हाथियों को युद्ध में यूज किया, इस्तेमाल किया। तो बिंबिसार के पिता थे भट्टी और भट्टी का जो दुश्मनी था वो था अंगवंश से। इन लोगों के बीच युद्ध चलता रहता था। इसके बीच भट्टी की मृत्यु हो गई। मात्र 15 साल की उम्र में बिंबिसार को राजा घोषित किया गया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगवंश पे कब्जा। अंगवंश के मिलने से पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी इसके शासनकाल के अंदर आ गया। अब इससे क्या हुआ कि इसका राजस्व बढ़ा ही, लेकिन विशेष था कि इसका प्रसिद्ध बंदरगाह जो चंपा इसकी राजधानी थी अंगवंश की, वह प्रसिद्ध बंदरगाह भी था और ये आ गया मगध के हाथ में। इससे इसका काफ़ी व्यापार बढ़ा।
इसका व्यापार दक्षिण भारत में नहीं बल्कि म्यांमार, कंबोडिया, यहाँ तक कि चीन के साथ भी इसका व्यापार था। दक्षिण भारत से मसाला और आभूषण वहाँ वहाँ से व्यापार होता था, जिससे मगध साम्राज्य का बहुत ज़्यादा समृद्धि बढ़ा और मगध साम्राज्य शक्तिशाली होते गया। बिंबिसार एक कुशल शासक था। इसने बहुत सूझबूझ से मगध साम्राज्य पर शासन किया। इसने मजबूत राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। जैसे कौशल वंश के राजा प्रसेनजीत की बहन थी, जिसके साथ इसने पहले शादी की, महाकौशल देवी उसका नाम था, और इसको दहेज के रूप में काशी मिला। और दूसरी शादी जो थी की इसने चेलना से की। वो राजा चेतक की पुत्री थी, जो लिच्छवी वंश के राजा थे। इससे वैशाली का इसको साथ मिला। इससे इसकी स्थिति और भी मजबूत हुई। फिर इसने शादी की क्षेमा से। तीसरी शादी जो थी वो क्षेमा से की। वो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, पंजाब का आसपास का जो इलाका है वहाँ का। और तो इससे फायदा हुआ इसको कि पश्चिम में विस्तार करने का इसको मौका मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने बहुत से राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। जैसे पहले अवंती के राजा जो थे प्रद्योत और बिंबिसार में हमेशा युद्ध होते रहता था। लेकिन फिर युद्ध करते करते इन लोग आपस में फैसला लिया कि देखो देखो यार, लड़ने फड़ने से कुछ होता नहीं है, चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। तो इन लोग दोस्त बन गए। और बिंबिसार का दोस्ती जो था वो गांधार से भी था। गांधार के उस समय राजा थे पुक्कसत्ती। उसने एक राजदूत को मगध में भी भेजा और एक बिंबिसार के नाम पे पत्र भी लिखा था। महात्मा बुद्ध और बिंबिसार के बीच बहुत अच्छा संबंध था। बिंबिसार ने जैन धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन इससे जलता था देवदत्त। देवदत्त भगवान बुद्ध का सौतेला भाई था। देवदत्त जो है अजातशत्रु को बहकाना शुरू करता है। देवदत्त बोलता है अजातशत्रु को कि बाबू, जो ख्वाब देख रहा है ना तुम, वो ख्वाब ही रह जाएगा। वो बोलता है कि दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित करने वाला है सब, और जो दर्शक रहता है वो बिंबिसार का सबसे बड़ा पुत्र रहता है। अजातशत्रु को यह भी कहता है कि बाबू कुछ करो, नहीं तो बौद्ध भिक्षुक बन जाओ। अजातशत्रु इसके बहकावे में आ जाता है और अपने पिता को कैद कर उसकी हत्या कर देता है। देवदत्त अपना पोजीशन भी बनाना चाहता था, इसलिए अजातशत्रु को बकाए। लेकिन बिंबिसार एक अच्छा शासक था। उसने गांव के मुखिया से देने का वादा कर दिया था और सबको बोलता भी था कि कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डायरेक्ट कहें। वह अपना प्रजा का इतना ध्यान रखता था कि वो खुद ही दौरा पे निकल जाता था। उसने सड़कें भी बनाई, नदियों पर पुल भी बनवाए, लेकिन उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी। हर्यंक वंश का सबसे महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था अजातशत्रु। इसने 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार और चेलना का पुत्र था ये। इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। और अजातशत्रु की जो कहानी है वो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और जैन आगमों में मिलती है। मथुरा में एक शिलालेख भी है जहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है, वैदेही पुत्र अजातशत्रु कुणिक। ये भी अपने पिता की तरह जैन धर्म का पहले अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। जितने भी हर्यंक वंश के शासक थे सबने शुरुआत में जैन धर्म को अपनाया और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। पिता को जब मार डाला तो उसके सदमे में जो महाकौशल देवी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो ये पता चलता है प्रसेनजीत को, तो वह काशी वापस ले लेता है अजातशत्रु से। तो अजातशत्रु बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ले लेंगे, अब होगा युद्ध। तो बोलता है ठीक है। तो दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अंत में थक हार कर
जो प्रसेनजीत है वो अपनी बेटी वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है और काशी को भी दे देता है कि लो भाई रखो तुम ही, काहे बेकार का मतलब झगड़ा पकड़ा कर रहा है तुम। लेकिन इसके साथ भी हो जाता है खेला। होता क्या है कि प्रसेनजीत जो है गौतम बुद्ध का दर्शन कर लिए जाते हैं एक दिन। तो उसका एक मंत्री था जिसका नाम था दृघाचरण। वह राजा का मुकुट दे देता है विदुदाभा को और उसको राजा घोषित कर देता है। ये बात पता चलता है प्रसेनजीत को, तो बोलते हैं कि ये तो खेला हो गया। अब बाबू जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि तो हमको मरवा ही देगा। तो वो एक नौकर के साथ चले जाते हैं मगध की ओर। मगध में जब प्रवेश करते हैं तो जब राजगृह जब जाने लगते हैं तब वहाँ गेट बंद होने लगता है रात के समय में। तो वह जल्दी में घुसने का कोशिश करते हैं, उसी गेट में दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात अजातशत्रु को पता चलता है तो उसको दुख भी होता है और उसका काम क्रिया भी कर देता है। लेकिन अब अजातशत्रु यहाँ कर देता है गेम। वो बोलता है कि जो कौशल था वो मेरे मामा का था, अब मेरे मामा ने हमको राजा घोषित कर दिया बाबू। विदुदाभा बोलता है कि ना ना हम नहीं मानेंगे ये सब कुछ। तो बोलता है ठीक है चलो। तो विदुदाभा भी बोलता है कि अब युद्ध होगा। बोलता ठीक है चलो आ जाओ, तुमको भी देख ही लेते हैं। तो विदुदाभा अपनी सेना के साथ जाता है, बस उसमें बहुत सेना लोग भी डूब जाता है और राप्ती नदी में खुद ही डूब जाता है विदुदाभा और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौशल बिना युद्ध के ही हाथ लग जाता है अजातशत्रु के। अब वो नजर डालता है वैशाली की ओर। युद्ध होने से पहले वह भगवान बुद्ध से पूछता है कि वैशाली को जीता जा सकता है कि नहीं वज्जी संघ पे। तो भगवान बुद्ध करते हैं कि इसको बाबू तुम ख्वाब मत देखो, छोड़ दो, उसको तुम जीत नहीं सकता। फिर भी तो बोला ऐसा क्यों? तो उसको 7 कारण बताते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण अजातशत्रु को लगा कि जो बोलते हैं कि इन लोग का जो संघ है बहुत मजबूत है। तो अजातशत्रु दिमाग लगाता है। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था वस्कार, उसको गुप्त तरीके से वज्जी संघ में मिला देता है। बोलता जाओ। वस्कार 3 साल के अंदर ही सब में फूट डाल देता है। और जब फूट डाल देता है तो वो इशारा कर देता है अजातशत्रु को कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो अजातशत्रु भी इसी का इंतजार में था, वो भी उस पर युद्ध छेड़ देता है। लेकिन कहा जाता है कि इसके पास 2 बहुत अच्छे हथियार थे, महाशिला कंटक और रथ मुसाल, जिसके चलते अजातशत्रु उस पर विजय कर पाया। लेकिन वैशाली को नष्ट करने और उसे अपने साम्राज्य में जोड़ने में उसे 16 साल लग गए। यह युद्ध 16 वर्ष तक चलता रहा। यह है महाशिला कंटक। इससे बड़ा बड़ा पत्थर आराम से किला को भेज सकता था, इसको मारता था और किला को तोड़ देता था। और यह है रथ मुसाल, जिसमें तलवार उलवार लगा रहता था। और इसके जो पहिया है, ये जो पहिया है, पहिया में भी भाला टाइप का लगा रहता था, जिससे बहुत मृत्यु हो जाता था। मतलब सामूहिक हत्या होता था, एक बार में 15-20 आदमी खत्म। वैशाली को इसने जीत लिया पूरी तरीके से और ये बहुत मजबूत बना दिया मगध साम्राज्य को। जब भगवान बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो इसने राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई। लेकिन अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और खुद अपने आप को शासक घोषित किया। उदयन, उसका नाम उदयभद्र भी कहा जाता है, 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इसने क्या किया था कि राजगृह जो था उसकी राजधानी को चेंज कर कर पाटलिपुत्र ले गया, जो अभी पटना का क्षेत्र है। और ये जो था ये अवंती के राजा पलक के साथ इसका हमेशा युद्ध रहता था। तो जो पलक है इस षड्यंत्र रचता है और इसका हत्या करवा देता है। लेकिन श्रीलंका का एक लिटरेचर है महावंशा, उसमें लिखा गया कि उदयन का जो हत्या है इसके पुत्र ने की थी। शुरुआत में यह भी जैन धर्म मानता था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उदयन की मृत्यु के बाद उसके 3 उत्तराधिकारी थे, अनिरुद्ध, मंड और नागदशक। अनिरुद्ध की हत्या कर देता है मंड। अनिरुद्ध का कोई बेटा उटा रहता नहीं है, तो मंड राजा बन जाता है
और जो मंड है वो भी पूरा विलासितापूर्ण जिंदगी रहता है, तो उसकी हत्या करवा देता है नागदशक। और नागदशक जो रहता है वो हरियंक वंश का अंतिम शासक रहता है। और नागदशक भी पूरा सोम रस में डूबा रहता था, नृत्य देखता था। आज को राजपाट से मतलब नहीं था, तो मगध लोग का जो जनता था वो भी परेशान हो गया था। बोला कि रुको, तुमको भी हम सिखाई देते हैं राजा का महत्व क्या होता है। ये लोग बुलाता है शिशुनाग को। शिशुनाग उस समय काशी का गवर्नर रहता है। बुलाता है कि देखो तुम आओ, यहाँ तुम राजा की तरह तुम काम करो। लेकिन शिशुनाग देखता है कि अरे राजा की तरह काम करता है, लेकिन बाद में क्या करता है, ये नागदशक को ही हत्या कर देता है और बोलता है कि हम अब अपने आप को शासक घोषित कर देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे।